नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां सिंहासन को लेकर रसाकसी शुरू हो गई है, प्रमुख सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं, वहीं कांग्रेस इसी सिंहासन की कला की वजह से कर्नाटक में फंस गई है। हालांकि कई दिनों तक चले नाटक के बाद सिद्धारमैया को सीएम पद से इस्तीफा देना ही पड़ा और कांग्रेस का कलह खुलकर सामने आ गया। इस कलह का नया चैप्टर कब फिर से शुरू हो जाए यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों का कांग्रेस का इतिहास लगातार यही गवाही देता रहा है। प्रदेश दर प्रदेश न पार्टी बदलती है और न ही हालात बदलते हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बंगाल में बीजेपी की जीत हुई। 8 मई को शुवेंदु अधिकारी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। यानी बीजेपी ने नेता आने के चौथे दिन बंगाल में सीएम तय कर दिया। असम में भी तीसरी बार सत्ता में आई बीजेपी ने 10 मई को असम का सीएम तय कर दिया। तमिलनाडु का समीकरण कुछ अलग था, लेकिन केरल में जहां कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, वहीं सीएम पद को लेकर 10 दिन तक खींचतान चलती रही। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के नाम पर घमासान मचा रहा। 14 मई को वीडी सतीशन के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने मुहर लगाई और 18 मई को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। इस प्रकरण ने फिर से साफ कर दिया कि कांग्रेस में अंदरूनी टकराव की जड़ें बहुत गहरी हैं और यही टकराव कांग्रेस की नींव को कमजोर कर रहा है, कांग्रेस की नींव को खोखला कर चुका है। आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, पार्टी में 2 से 3 गुट आपको नजर आएंगे। आप हरियाणा ले लीजिए, हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ। आप राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान के चुनाव में क्या हुआ। हिमाचल ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, केरल ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए। हर प्रदेश में कहानी सेम है। प्रदेश बदलते हैं लेकिन कहानी नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर का कलह खत्म होगा या नहीं होगा, यह तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयासों के तौर पर विराम लगाते हुए सिद्धारमैया ने आखिरकार सीएम पद से इस्तीफा दे ही दिया। सिद्धारमैया ने लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आलाकमान के कहने पर वो सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके लिए कर्नाटक का हित सबसे ऊपर है और अब नए सीएम के नेतृत्व के गठन में होने वाली सरकार को पूरा सपोर्ट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे, जो कर्नाटक के सीएम बनने वाले हैं। इससे पहले लोक भवन के पास सिद्धारमैया के समर्थकों ने हंगामा भी काटा। कांग्रेस में अंदरूनी कलह का पार्टी को कितना नुकसान हुआ है, उसका नमूना आप हर जगह देख सकते हैं। हरियाणा देख लीजिए। अक्टूबर 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही थी और बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस के मुकाबले कमजोर दिख रही थी। जानकार भी हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार को लेकर सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे थे और चुनाव में कांग्रेस के आने की बात कर रहे थे। इसके अलावा वोटिंग के बाद देश के कई मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस की सरकार के दावे किए थे, लेकिन 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीट मिलने का दावा तो किया गया। जब नतीजे आए तो उन्होंने सियासी जानकारों से लेकर एग्जिट पोल तक को गलत साबित कर दिया और हरियाणा की अपनी सरकार की वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस को लगा सबसे तगड़ा झटका। लेकिन ये झटका क्यों लगा, बाद में पता चला कि भाई सब कुछ तो ठीक था, लेकिन गुटबाजी ने बंटाधार कर दिया था। कैसे बंटाधार किया, आइए देखते हैं। अक्टूबर 2024 में हरियाणा में चुनाव हुए थे, लेकिन हरियाणा में 2 गुट बने हुए थे पहले से ही। भूपेंद्र हुडा और कुमारी शैलजा खेमे में कांग्रेस यहां बटी हुई थी। कई उम्मीदवार को आलाकमान की पसंद भी बताया गया। गुटबाजी और गलत टिकट वितरण के कारण मामला बिगड़ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक गुटबाजी की वजह से 13 सीटों का नुकसान हुआ और यही दिक्कत अलग अलग प्रदेशों में भी देखने को मिली। हरियाणा सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। कांग्रेस जिस भी राज्य में ताकतवर होती है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति यही हो जाती है और सामने मुकाबला होता है बीजेपी के साथ, जहां गुटबाजी ना के बराबर है। राजस्थान को देख लीजिए, वहां भी 2 बड़े नेताओं के 2 बड़े गुट हैं। राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में शुमार सचिन पायलट की लड़ाई जगजाहिर है, किसी से छिपी नहीं है। सचिन पायलट ने एक बार तो इतने वो बगावती तेवर पर उतर आए कि तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत को उन्होंने चुनौती दे डाली। सरकार खतरे में आ गई। इन दोनों की लड़ाई का खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार तो चल रही है, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच वहां पार्टी झूल रही है। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि सरकार हाथ से निकल जाएगी। यही हाल उत्तराखंड में भी है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड में पूरी पार्टी ही बिखरी नजर आती है। कांग्रेस के अपने अपने गुट
कहां कहां है, किन किन राज्यों में? जहां जहां सरकार दिखती है वहां कांग्रेस के गुट नजर आते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत गुट है और सचिन पायलट गुट है, और ये दो गुट पार्टी को कमजोर कर देते हैं। गुटबाजी की वजह से 2023 में हार हुई। मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का अलग गुट है, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का धड़ा अलग है, पूर्व सीएम कमलनाथ के का भी एक अलग गुट है, वो भी एक अलग यूनिट बनाकर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश ले लीजिए आप, वहां पर दो खेमों में पार्टी बटी हुई है, एक तरफ सीएम सुक्खू का प्रभाव है, दूसरे गुट पर प्रतिभा सिंह का प्रभाव है। उत्तराखंड में भी करीब दो गुट बताए जाते हैं, एक हरीश रावत का है, एक हरक सिंह रावत का, माफ कीजिएगा, हरक सिंह का गुट है। उत्तर प्रदेश में भी 3 गुट में पार्टी है, एक गुट अकेले चुनाव लड़ने का पक्षधर है, मायावती के साथ गठबंधन के पक्ष में कई कांग्रेसी हैं, तीसरे गुट को अखिलेश का साथ पसंद है। तो ऐसे में राहुल गांधी करें तो करें क्या, पार्टी को कैसे संवारेंगे, और कर्नाटक का कलह कहीं 27 के चुनाव पर भारी ना पड़ जाए, उत्तर प्रदेश पर कैसे ध्यान केंद्रित करेंगे? बातचीत करने के लिए इस वक्त बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अमित तिवारी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। शेखर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। संजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं राज शर्मा जी आपसे ही पूछना चाहूंगा। अब सवाल में क्या ही पूछूं, मैंने तो पूरी तस्वीर सामने रख दी है, अब बाकी आप उत्तरदायी हैं जनता के प्रति, तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता जवाब जानना चाहती है। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई हमारे बीच में किसी भी गुटबंदी चलती है। और वैसे एक बात जरूर कहूंगा, सच कहना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसमें गुटबाजी भी चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, वो तो एक एनजीओ की तरह है, या उसे कह दिए कॉर्पोरेट घराना है, जिसमें सीईओ बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर बैठे हुए हैं, 2-3 लोगों की चलती है, और उसके सिवा कोई बोलता भी नहीं है, तो आपको गुटबाजी नहीं दिखाई देती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी उस गुटबाजी से ऊपर आने के लिए बिल्कुल फिट हैं, और वो कर भी रहे हैं ऐसा करके, जो थोड़ी बहुत गुटबाजी है उसे खत्म किया जाए। और मेरा आपने जो बात कही कि थोड़ी सी गुटबाजी के कारण हमारी हरियाणा हुई, मध्य प्रदेश हुई, राजस्थान हुई, इनमें हमें सरकार का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए था। और हरियाणा में भी इसे कर गया था, नहीं तो हमारे 12-13-15 और बन जाते विधायक, हम लोग सरकार बना सकते थे। तो अब मैं झूठ क्यों बोलूं, जो आप बोल रहे थे वो है तो सच ही, है तो सच ही। लेकिन सब बदलेगा, बदलना पड़ेगा अगर सरकार में आना है। और यही एक कमी अगर दूर होगी तो हमें सरकार में आने से कोई रोक भी नहीं सकता, नहीं, ये तो क्या निश्चित रूप ये से माना बात है। जाए, ये माना जाए शर्मा जी की राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं? अभी थोड़े दिन पहले राजीव भाटिया जी कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा थोड़ी दिन में कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। अरे वो बीजेपी खुले उनके मंच भाई, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐलान कर चुकी है। वो राजीव जी की अपनी बात होगी। एक और मेरी बात सुनिए, विश्लेषक से लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक और तमाम एंकर तक राहुल जी को आंकते नहीं है। फिर भी 8-9 राज्यों में सरकार हम चला रहे हैं, तब भी हम 44 से 99 में आ गए। और मैं एक और विवेक भाई बात बताऊं, थोड़ी सी चूक हुई, ये गलती हमारी थी। हम्म। सरकार होती है हमारी सरकार, ये गलती थी हमारी, कुछ नेताओं ने गलती कर दी। और मैं उस स्तर पे नहीं हूं कि मैं उनके नाम कहूं, अच्छा नहीं लगता। हम्म। मेरे एक संस्कार है, मेरी एक संस्कृति है बस। लेकिन एक और बात बता दूं, आप जितना राहुल जी को कम आंक रहे, तो ये समझ लीजिएगा कि आंख में पट्टी बांध के देख रहे हैं उन्हें। वो व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और हम्म। मुझे कोई किसी, और मैं इस स्थिति में नहीं कि मैं राहुल जी को सर्टिफिकेट दूं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन तमाम एंकर, विश्लेषक, नहीं ठीक है, वो बात देखिए, मैं आपकी बात को सब काटूंगा पीछे। नहीं राज शर्मा जी। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप जिस प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, क्या उनके कहने पर सिद्धारमैया नहीं मानते? क्या उनके कहने पर डीके शिव कुमार नहीं मानते? क्या उनकी बात से ऊपर हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले में हस्तक्षेप करके कोई फैसला नहीं दे सकते थे? आखिर डीके शिव कुमार के सामने पार्टी नतमस्तक क्यों हुई? नहीं नहीं, बात दत्तमस्तक नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई किसी के आगे नहीं झुकता, ये आपके शब्द होंगे, मैं इसे कभी भी इत्तेफाक नहीं रख सकता। और राहुल जी की बात मानते हैं, और राहुल जी एक ऐसे प्लेन हार्टेड व्यक्ति नेता हैं, और उनकी बात मानते हैं। और इन्होंने भी, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने आला कमान के कहने पे कर दी। अब दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बिगड़ी हुई गांव की चाची बन चुकी है, जो सबकी कमियां तो देखती है, अपनी नहीं देखती, बस दिक्कत यही है। अब ये कर दिया ना राहुल जी ने। भाई ये तो रमैया साहब नहीं बोला था कि भाई
मैंने आला कमान के कहने पे इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है, राहुल जी ने कहा। और लेकिन एक और बात है, हम राजनीतिक पार्टियां हैं, हमें समझाना भी पड़ता है। अच्छा, हर आदमी के व्यक्तिगत लालच भी होते हैं, जी। तो कभी कभी बताना पड़ता है। मैं स्वयं की गलती, मैं क्या गलत कह गया ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। आप लोग 4-5 लोग बैठे हैं, आप लोगों ने मेरा शब्द कहीं ना कहीं मैंने गलत बोल दिया होगा। अगर स्वयं की गलती अगर हम स्वयं बताने लगे, और हम्म। एक और बात कहूंगा, हम्म। और अगर हम ज्ञान से अपने को छोटा समझने लगे तो देश का कल्याण हो सकता है। दिक्कत क्या है यहाँ पे आके, हम्म। कि यहाँ पे क्या होता है, हम 4-5 लोग बैठ जाते हैं तो हमें आजकल ये घमंड होने लगा हम्म। कि हम ज्ञान से ऊंचे हो गए हैं। ज्ञान का कद हमसे 2 इंच छोटा हो गया है। हम्म। ज्ञान का चौड़ाव हमारी छाती से कम हो गया है। यही हमारी गलत है। हम राजनीतिक घराने जो चला रहे होते हैं अपनी, उसको क्या बोलते, पार्टी को, ये उनसे ही पूछा जाया जाता है। उन्हें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। मैं मानता हूं कि मेरा नेता दिल का साफ है, और मेरा नेता इस देश का सबसे ईमानदार नेता है। हम्म। अगर मेरे नेता पे सुई की नोक तक इल्जाम होता, ये लोग जेल में डाल देते हैं। हम्म। आप बताइए ना, 38 मुकदमे तो किसी गैंगस्टर में नहीं है। 38 आप कहां कहां कराते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं विवेक भाई, हम्म। भारतीय जनता पार्टी इस देश को जहां ले जा रही है, हम्म। उसके लास्ट पॉइंट पे ये भी स्वयं में सुरक्षित नहीं है। हम्म। इनको अभी पता नहीं है। जी। ठीक है। रावण को पता नहीं था कि मैं गलती पे गलती क्या कर जा रहा हूं। हम्म। बहुत सी बातें। और आज जी। एक और बात कहूंगा मैं, भगवान ना करे कि मुझे झूठ बोलना पड़े, मुझे झूठ बोलने की आदत ही नहीं है। और हम्म। विशेषकर तब जब भारतीय जनता पार्टी का कोई ठीक है नेता अमित बैठा तिवारी हो, जी। और बायस जी। विशेषज्ञ बैठे हो, हाँ। विश्लेषक बैठे हो, मुझे झूठ नहीं बोलना है। हाँ। आज का युवा प्रधानमंत्री मोदी जी से अपने को छला हुआ समझता है। इतनी बात कहूं। ठीक बात है, वो आपका एज अ विपक्ष एक एजेंडा हो सकता है, आप सवाल उठा सकते हैं, वो आपका लोकतांत्रिक धर्म भी है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन मैं जो सवाल जो पूछ रहा हूं कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसके ऊपर संकट के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या? आपने कहा कि भाई बीजेपी अपने गिरेबां में झांक के देखे, बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी। अमित तिवारी जी, आपको क्यों लगता है विवेक कांग्रेस दो भाई फाड़ हो जाएगी? विवेक भाई, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, बैठे बैठे कहा गांव की चाची की बात की। क्या ये गांव की चाची को कम आंकते हैं? आज उस महिला को हम जीविका दीदी के माध्यम से सशक्त कर रहे हैं, जो कि देश की राजनीति में, देश की आर्थिक राजनीति में हिस्सेदारी दे रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? महिलाओं को इस तरीके से कम मत आका कीजिए, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल मत किया कीजिए। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा राहुल गांधी को कम मत आंकिए। राहुल गांधी को हम बिल्कुल भी कम नहीं आंकते हैं। जो व्यक्ति लगातार जाति 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 करके इस देश को खंड खंड करने पे तुला हुआ हो, उस व्यक्ति को बिल्कुल ही कम नहीं आंकना चाहिए। उस व्यक्ति को हम बिल्कुल सीरियसली लेते हैं, और उस व्यक्ति को हम हर चीज जो वो करते हैं, जहां वो जाते हैं, उसकी हर एक चीज को हम सीरियसली लेते हैं। और उसको किस तरीके से उस पर देश का प्रभाव ना पड़े, किस तरीके से जनता उसके बहकावे में ना आ जाए, जिस तरीके से 2024 में आ गई थी, उसका हम ये प्रयास करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, आप देखिए ना, हरियाणा से कर्नाटक तक हो क्या रहा है। कहीं 7 करोड़ में कुर्सी खरीदी जा रही है, कहीं बेटे को सेट करने के लिए राजनीति की जा रही है। पर देश के करोड़ों बेटों का क्या होगा? उसके लिए केवल एक व्यक्ति अगर सोच रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी सोच रहे हैं। 14 करोड़ मुद्रा योजना के तहत लोन दिया और युवाओं को सेट करने का काम किया, अपने बेटे को, अपने बेटियों को सेट करने का काम नहीं किया। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोलते हैं। 1 करोड़ युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से, आज 1 करोड़ स्टार्टअप है, उनको दे सेट दिया, करने का काम किया। गिना जहां पर कि दूं, वो कौन सा रोजगार दे दिया आपने भाई? देश के अरे इकोनॉमी कौन में सा वो रोजगार दे भागीदारी दे दिया रहे हैं तिवारी? अपनी। झूठ मत बोलो, देखिए मैं गिना देखिए दूंगा आपको। देखिए, मैं ऐसे अरे डिपार्टमेंट महादेव गिना का दूंगा भक्त जहां हूँ, पे झूठ आप 8 बोलते साल हैं, पहले झूठ मैं नहीं 13 बोलता। 4 ये बात परमानेंट इस एम्प्लॉय तरीके से होते चर्चा थे, नहीं हो सकती है। इस आज तरीके वहां मैंने 400 इनको पूरी एम्प्लॉय नहीं शालीनता है। से सुना है, मुझे फिर भी झूठ इनको बोले। सुनना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय में झूठ कितने बोले, टीचर है पता है? चिल्लाने से केंद्रीय चिल्लाने विद्यालय से में झूठ कितने हैं? सच नहीं होता है। HCL में कितने हैं? चिल्लाने से BSNL बंद झूठ क्यों हो रहा सच है? नहीं होता इंडियन है। वेटनरी रिसर्च चिल्लाने से इंस्टीट्यूट झूठ में सच नहीं कितने होता है। आप परमानेंट एम्प्लॉय चिल्लाते है? रहिए, मुझे आप बताओ। चिल्लाते रहिए, पिछले झूठ सच 12 नहीं साल बनता में है। एक एक करके, जितने एक एक झूठ करके, एक एक सच करके। नहीं सरकारी बनता एम्प्लॉय है, झूठ रिटायर सच हुए, नहीं क्या बनता है। आप लोगों ने झूठ वो सच नहीं वैकेंसी को बनता है। फुलफिल करा? चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता करा है। पहले राज बता एक एक दो। करके, एक एक करके, ठीक है। किस किस हिम्मत को दे रहे रखिए, हो राज यार? शर्मा जी आ रहे हैं हिम्मत वापस, रखिए एक बार सुनने तिवारी की, जी की बात पूरी हो जाए। ठीक है, एक एक करके, एक एक करके, हिम्मत रखिए सुनने एक की। एक करके, एक जब एक बोला करके। है हाँ। तो सुनने की देश भी का हिम्मत युवा, रखिए। युवा जब को बोला है तो बेरोजगार सुनने रख की भी रहे हो, हिम्मत फिर कह रखिए। रहे करोड़ों मुद्रा लोन दे दिया। लोन दे के ही आदमी को आत्महत्या अरे करने के लिए मजबूर कर रहे हो आप लोग। तिवारी जी, 4 आत्महत्या डिपार्टमेंट किसने पूछता हूँ, करवाया था? 4 कर्नाटक में डिपार्टमेंट जैसे ही बताओ। आपकी केंद्रीय सरकार पड़ी, विद्यालय 1200 संगठन में किसान कितने परमानेंट आत्महत्या टीचर कर है? दिया। क्या बात कर इंडियन रहे हैं आप? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे में ही आपकी सरकार कर्नाटक में 2014 बनी, के बाद 1200 रिटायरमेंट किसानों ने होने वालों को आत्महत्या क्या क्या कितनी किया वैकेंसी आपने? भरी?
बीएसएनएल में कितनी वैकेंसी भरी, किसानों के लिए एयर इंडिया में कितनी वैकेंसी भरी, सरकार स्थायी तौर चार पे चल पाती। डिपार्टमेंट ठीक है, एक एक करके भाई साहब, महंगाई की, भाई साहब महंगाई की बात है तो भाई साहब महंगाई बेरोजगारी की बात है, तब तो कर्नाटक में केरल में 100% रोजगार होगा, कर्नाटक में महंगाई नहीं होगी। अभी उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, बहुत थोड़ा सा डिविएट कर जाएंगे। अभी हम संगठन के मुद्दे पर रहते हैं। तिवारी जी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं घनेन्द्र जी, शेखर जी और संजय जी आपके पास। तिवारी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने शालीनता से सुना, इतनी इनको हिम्मत भी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को सुन सके। ठीक है, आप मुद्दे पर आ जाइए। हाँ बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो हरियाणा से कर्नाटक तक अगर आप देख लेंगे तो इनका एक ही मॉडस ऑपरेंडी है, एक ही मॉडस ऑपरेंडी है। कुर्सी बेचो, पद बेचो, नीति बेचो, नियत बेचो, देश बेचो, यही इनकी नीति है। और एक तरफ ये तो आपके लिए अच्छी हुआ है, ये तो भाई ये अगर कमजोर हैं तो ये तो आप लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में हमेशा रहने चाहिए जिससे आपको फायदा हो। आप लोग तो ये बात खुलेआम प्रचार करते हैं। नहीं विवेक जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, देश हित के लिए एक सशक्त विपक्ष हमें भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष सशक्त रहे, लेकिन विपक्ष गद्दारी ना करे, विपक्ष देशद्रोह ना करे, विपक्ष जाकर उन सशक्त विपक्ष ना होने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है। घनेन्द्र जी से जवाब चाहूंगा, उसके बाद शेखर जी, संजय जी आपके पास आ रहा हूं। घनेन्द्र जी। देखिए विवेक जी, नरेंद्र मोदी जी अगर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी उनके सामने हमेशा चेहरा रहे हैं, और राहुल गांधी चेहरा रहेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को फायदा होगा। और हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आपस में सेटिंग है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने सेटिंग करी है मोदी जी से कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को जेल मत भेजना, हमारी पार्टी के किसी नेता को आप जेल मत भेजना, सरकारें आप बनाते रहो, हमारे एमएलए खरीद के ले जाओ, हमारे सांसद खरीद के ले जाओ, हमारे मुख्यमंत्री खरीद के ले जाओ, सब लोगों को ले जाओ, लेकिन जेल मत भेजना। देखिए उसका कारण क्या है कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजूंगा, रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं गए। भूपेंद्र हुड्डा के लिए कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा को जेल भेजूंगा, भूपेंद्र हुड्डा भी जेल नहीं गए। अशोक गहलोत को कहते थे इसको तो जरूर जेल भेजूंगा, अशोक गहलोत भी जेल नहीं गए। भूपेश बघेल भी जेल नहीं गया, रॉबर्ट वाड्रा भी नहीं गए, सोनिया गांधी भी नहीं गई, प्रियंका गांधी भी नहीं गई, राहुल गांधी भी नहीं गए, डीके शिव कुमार भी नहीं गया। डीके शिव कुमार को भी कहते थे कि ये भी बहुत बड़ा करप्ट आदमी है, इसको भी जेल भेजेंगे, लेकिन डीके शिव कुमार भी नहीं गया। जेल कौन गया? जेल गया अरविंद केजरीवाल, जेल गया संजय सिंह, जेल गया मनीष सिसोदिया, जेल गए आम आदमी पार्टी के नेता। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी अकेली, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है डीके शिव कुमार जेल में रहे हैं, आपको नहीं पता है, क्या बातें कर रहे हैं? झूठ, देखिए झूठ परोसना है। अभी जब आप बोल रहे थे, आपके बीच में राज शर्मा बोल रहे थे, तो आप बड़ा ज्ञान पेल रहे थे, आप ज्ञान भूल गए। तिवारी सभ्यता रखो, डिबेट में आयो, नए प्रवक्ता बने भारतीय जनता पार्टी के, सभ्यता रखो। मैंने आपको डिस्टर्ब करा, मैंने आपको डिस्टर्ब करा, मैंने आपको डिस्टर्ब करा। एक एक करके भाई साहब, एक एक करके तिवारी जी, मैंने आपको डिस्टर्ब करा। एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें कूदना जो है, और भाषा की मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखें। एक एक करके। हाँ घनेन्द्र जी। हाँ, इसको सभ्यता कहते हैं, डिबेट का तरीका होता है, शालीनता होती है। हाँ जी आप सुनिए तिवारी जी, आराम से, थोड़ा सुनने का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अरे सुनने का भी घनेन्द्र जी। हाँ पूरा कीजिए। तो सुना है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से ही बीजेपी की सरकार है केंद्र में। मैं विवेक जी मैं फिर ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग है, और राहुल गांधी और मोदी जी की डील हुई पड़ी है कि उनके परिवार का, उनकी पार्टी के किसी नेता को जेल मत भेजना, सरकारें आप बना लो, विधायक राहुल गांधी दे देंगे, सांसद राहुल गांधी दे देंगे, ये सब कुछ राहुल गांधी दे देंगे। राहुल गांधी को जेल जाने से डर लगता है, सोनिया गांधी को जेल जाने डर लगता है, मोदी जी को यह कमजोरी पता है, इसलिए मोदी जी अपनी सरकार चला रहे। 3 बार मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बने, उसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कर्नाटक में क्या हुआ, क्योंकि कर्नाटक में डीके शिव कुमार, हेमंत बिस्वा शर्मा बनने वाले थे। कांग्रेस आला कमान को पता चल गया कि जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को खत्म कर दिया, अब ये डीके शिव कुमार जो है साउथ में कांग्रेस को खत्म कर देगा। लेकिन कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात क्या है कि डीके शिव कुमार तो हेमंत बिस्वा शर्मा बने नहीं, लेकिन सिद्धारमैया जरूर हेमंत बिस्वा शर्मा बनने जा रहे हैं। और देखिए, आज चाहे कोई भी शपथ ले डीके शिव कुमार, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन घनेन्द्र जी ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप सिद्धारमैया कह रहे हैं, सिद्धारमैया सेटिंग कर लेंगे बीजेपी के साथ। मैं कह रहा हूं विवेक जी, आज मैं कह रहा हूं, लिख लीजिए, मार्क माई वर्ड्स,
अगले 2 महीने में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आपको बनती नजर आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति है और यही सिद्धारमैया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनेंगे। आज लिख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी करती है, भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में पुराने कांग्रेसी, मतलब आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी पुराने महाराष्ट्र शिवसेना वाली कहानी रिपीट की जाएगी। मैं कह रहा हूं जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए ना, उसमें से 3 कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। शुभेंदु अधिकारी पुराने कांग्रेसी, हेमंत बिस्वा शर्मा पुराने कांग्रेसी, पौंडीचेरी वाले रंगास्वामी पुराने कांग्रेसी। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों, ठीक है, जल्दी से अमित तिवारी आपको कुछ कहना चाह रहे हो? संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूं। अमित तिवारी जल्दी से। अमित तिवारी विवेक जी, ये वही पार्टी है, ये वही पार्टी है जो पन्ना लेके, फर्रा लेकर घूमती थी, 100 लोगों की बोलती थी शरद पवार चोर है, सोनिया गांधी चोर है, ये चोर है, फलाना चोर है, ढिनका चोर है, सबको चोर के लिस्ट में गिनाते थे। आज उन्हीं की गोद में बैठे हुए यही इंडिया अलायंस के हिस्सा थे ना। आज कहां गए? आज क्या हालत है? वो तो बता रहे हैं आपकी, वो तो आपकी कांग्रेस की साठगांठ बता रहे हैं। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। संजय राणा जी जवाब चाहूंगा। शेखर कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में हारते तो कांग्रेस की गलती का फायदा बीजेपी ले जा रही है। संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय राणा जी, उसके बाद मैं शेखर जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक, अगर आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में तो आज से 36 से 37 साल पहले एक महापुरुष, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि ये महापुरुष जो है राहुल गांधी कभी भी राजनीति करने लायक है ही नहीं। तो आज हम 2026 में नहीं चर्चा करनी चाहिए, 1991 में बता दिया गया था, जब शायद आप भी 1-2 साल के होंगे, 3 साल के होंगे, और काफी लोग छोटे होंगे जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। आज के दिन में ऐसा नहीं कि सिर्फ पटौल किसी पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी सिर्फ पटौल है, गुटबाजी है, लेकिन जो नेता है इतना शक्तिशाली है कि उसके डर से सिर्फ पटौल हो नहीं पा रहा है, और वो होगा तो बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर निकलते शून्य हो जाता है। कांग्रेस में पार्टी में क्या है, जैसे इंदिरा गांधी जी के जमाने में क्या थे कि जैसे कोई बाहर जाता था शून्य हो जाता था, लेकिन पार्टी में रहता जब इंदिरा जी थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस समय। तो एक दौर होता है, और सबसे बड़ी बात है दिन पर दिन इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद दिन पे दिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती चली गई, और कमजोरी का कारण है नेतृत्व की कमी, नेता का दूरदर्शी होना, नेता की बड़ी सोच होना, नेता का दूरगामी सोच रखना। ये जब चीजें आपकी मिसिंग होती हैं तो आपकी पार्टी कहीं ना कहीं विघटित हो जाती है। आज आपने बोला कि कर्नाटका है, आपने राजस्थान को उदाहरण दिया, आपने हिमाचल को उदाहरण दिया, ये छत्रप हो चुके हैं। ये सारे लोग छत्रप है, अपने छत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं कि राहुल गांधी ने बोल दिया है कि भैया तुम सीट सौंप दो तो सौंप दिए होंगे। इन दोनों की हो सकती है कुछ चीजें ऐसी हो, किसी का नुकसान हो रहा, किसी का फायदा हो रहा होगा, हो सकता है बैठ के चर्चा हुई हो तब सत्ता हस्तांतरण हो रहा, अदरवाइज नहीं होता। तो समस्या यहाँ पे है। और राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इन दोनों के अंदर देखिए सम्माननीय व्यक्ति हैं दोनों लोग, लेकिन इनके अंदर क्षमता ही नहीं। क्षमता के लिए आपको विजनरी नेता होना जरूरी है। वो नेता जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्लस लोग के देश के लोगों को एकजुट रख सके, अपनी बातों से कहीं प्रभावित कर सके और करेक्ट बना सके। पिछले 10 साल में बता दीजिए राहुल गांधी जी के पास कितने मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता था, लेकिन घेरे ही नहीं पाए। मैं ज्ञानेंद्र जी की बात से कई जगह सहमत भी हो रहा हूं कि भाई आप तो एक स्टार प्रचारक हैं, आपके बगैर तो भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। अगर आप ना भी जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर राहुल गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार कर ले वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हारना कन्फर्म है। भारत जोड़ो यात्रा चली थी, जहां जहां से गुजरे थे सारे चुनाव जो हुए उसके बाद देखिए सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए। तो समस्या क्या है कि नेता पे विश्वास होना चाहिए, नेता पे पार्टी के लोगों को विश्वास होना चाहिए और जनता को विश्वास होना चाहिए। समस्या कांग्रेस के साथ क्या है, गांधी के अलावा कौन, तो गांधी के अलावा जो कौन वाली समस्या है ये बिग क्वेश्चन मार्क है, और इसकी वजह से इस गांधी को लोग उठो रहे हैं। नहीं, गांधी के अलावा कौन? गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कौन सा उसी पार्टी उसी परिवार से आते हैं? अरे लेकिन इनको क्या दिखता है, ये ज्ञान से अपने को बड़ा ऊपर समझते हैं। ये बीडीसी का मेंबर नहीं जीत सकते। अगर राणा जी को कहीं पे बीडीसी का अपने मोहल्ले में नहीं जीत सकते। खड़गे जी से आज पूछा जाता है कि कर्नाटक के विषय पे आपको क्या कहना, वो बोलता मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, राहुल गांधी बताएंगे। आप उनकी हालत सोचिए, खड़गे जी की सुन कौन रहा है जी। ठीक है, बड़ा दलित चेहरा। ठीक है शेखर कुमार जी, शेखर कुमार जी, क्या विपक्ष की पतली हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? शेखर कुमार जी, मैं आ रहा हूं, इसके बाद राज शर्मा जी आपके पास। शेखर कुमार जी,
देखिए, बड़ा मुझे अनोखा लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बहस देखकर। कांग्रेस की भी यही परेशानी है कि राहुल गांधी का अपना नियंत्रण प्रदेशों में कितना है। ये झगड़े इसीलिए होते हैं कि आप कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेताओं पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। किसी भी गुट पर आपका इतना कंट्रोल नहीं है कि आप अपनी मर्जी से फैसले ले पाए। और क्या भाजपा जो इस पर अमित तिवारी जी बता रहे हैं, इन्होंने क्या करा? अभी सवाल था राहुल गांधी नहीं तो कौन? तो वो तो मोदी जी ने, वो मोदी के अलावा कौन? वो सवाल खत्म करने के लिए क्या करा इन्होंने? वसुंधरा राजे बर्फ में लगा दिया गया, शिवराज चौहान बर्फ में लगा दिए गए, डॉक्टर रमन सिंह बर्फ में लगा दिए गए। अभी आपको मुख्यमंत्री बनाना था पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की इतनी शानदार जीत, मोदी जी की जीत, और आपने किसको मुख्यमंत्री बनाया? जिसको ऐतिहासिक घटना है कि अकेला मुख्यमंत्री जो कैमरे पे रिश्वत लेते हैं पकड़ा गया, और उसको रिश्वतखोर सर्टिफाई करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। फिर दूसरा आ जाइए, हेमंत बिश्व शर्मा, शारदा घोटाला, इनके लिए तो बुकलेट बीजेपी ने निकाली। वो आसाम के मुख्यमंत्री, 70,000 घोटाले वाले को चक्की पीसिंग अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनवा देते। ये जो पर्चियों से, राजस्थान में जो पर्चियों से सीएम बना है, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, शिवराज चौहान, ये जो अभी बता रहे थे जीविका दीदी योजना, आपने तो नीतीश कुमार को भी ठिकाने लगा दिया। तो ये इन नेताओं क्या अपना जो है, आप कह सकते हैं इनसिक्योरिटी है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी, ये अंदर से बहुत डरे हुए लोग हैं। इसीलिए आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में मोदी नहीं तो कौन? दबाव में आ रहे हैं। जब अटल जी थे तब यही सवाल पूछा जाता, अटल आडवाणी के बाद कौन? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए तो पूछा जाने लगा कि जेपी नड्डा के बाद अध्यक्ष कौन? अब मोदी जी के बाद अब आप पूछ रहे हैं कि अगला कौन, फिर अगला कोई आ जाएगा, फिर पूछेगा अगला कौन। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मेरा ये कहना है जी, एक लाइन और, हाँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जहां राहुल गांधी क्षेत्रीय छत्रपों के दबाव में आके फैसले नहीं ले पा रहे, हाँ, और उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है और संपूर्ण विपक्ष भी कहीं ना कहीं प्रभावित है, वहीं नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय छत्रपों को ठिकाने लगाने में बहुत उस्ताद आदमी है। और जिस तरीके से इन्होंने जो ठिकाने लगाया है वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान, रमन सिंह को, और जो एक से एक भ्रष्टाचारियों को डिक्लेयर कर करके इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, ये बता रहे कि भाजपा में भी कंगाली छाई हुई है। नेतृत्व के नाम पे कोई और दूसरा है नहीं। उन्हीं लोगों को नहीं, आपको ऐसा जी लगाम दी हुई नहीं। लेकिन शेखर जी, उनके पास तो कई ऐसे लीडर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत लंबी चौड़ी है। आप योगी आदित्यनाथ को ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनका जीत का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जहां जाते हैं वहां पर रैली करते हैं, वहां पर वो जो सीट है वो बीजेपी खाते में जाती है नहीं जाती है। ये तो बाकायदा देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं तिवारी जी से पूछ लूंगा। लेकिन आपने जो कहा कि कांग्रेस के कमजोर होने का नुकसान पूरा विपक्ष उठा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा एलिगेशन भी है, मैं मानता हूं। अगर आज की तारीख में जो बात आप कह रहे हैं, जो बात गणेंद्र जी कह रहे हैं, जो बात संजय जी कह रहे हैं, अगर राज शर्मा ने भी, ऐसा नहीं कि राज शर्मा जी ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कहा कि हाँ इस बात पे सच्चाई तो है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको रिकवर कर लिया जाएगा। सवाल यही है कब रिकवर कर लिया जाएगा। बहुत इंतजार हो गया है, 12 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, 3 साल और चलेगी, 15 फिर 29 में इलेक्शंस भी आ जाएंगे। क्या तब तक कांग्रेस पार्टी रेडी हो जाएगी या फिर यही हालत? और एक बात जो घनेंद्र जी ने कही कि हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद आपको वहां पर सिद्धारामैया की सरकार दिखे कर्नाटक में। शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धनेंद्र भाई की बात को सीरियस मत लीजिए, बिल्कुल नहीं लेनी है सीरियस। ये लोग आज भी इनके पास एक के संग एक फ्री है, आज भी इनके पास एक के संग एक फ्री है, इनको सीरियस नहीं लेना है। ये दुनिया जानती है कि राइवलरी कांग्रेस और बीजेपी की है। और मैं एक और बात कोशिश करता हूं, हम यहाँ पे लड़ते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है धनेंद्र भाई। सुन लीजिए, अभी देखिए तिवारी जी हैं, मैंने तिवारी जी आपसे एक बार क्षमा भी मांग ली थी अगर गलत सबक होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। कि मैं तिवारी जी की बेइज्जती करने नहीं आया हूँ धनेंद्र भाई, ना मैं आपकी करने आया हूँ, ना शेखर कुमार जी हमारी करने आए हैं। बस थोड़ा सा अच्छा लगे, मैं अपने नेता की बेइज्जती ना होने दूं, आप अपने की ना होने दो, अपनी बात सही से रख दो। मैं एक बात बता रहा हूं, आप नहीं समझोगे भारद्वाज जी, आप नहीं समझोगे, क्योंकि वैसे उम्र में बड़े हो, मेरी बात को लेना। राजनीतिक रूप से अभी आप लोग नाबालिग हैं, अभी 18 साल के नहीं हुए। और एक बात सत्य मानी जाती है भारद्वाज जी,
बालिगपन आने पे ही आदमी की बुद्धि का सुधार होता है। जैसे कहावत होती है ना, अभी तो दूध के दांत नहीं टूटे, तो आपकी पार्टी के नहीं टूटे। आपने कितना काम किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, छोड़ दिए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता यार। केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल साहब के बारे में एक कहावत थी, उल्टा बटन लगा के आते थे, उन्हें किसी ने टोक दिया तो उसे घूरते थे। उन्होंने 16 सट्टे 25 शर्ट एक ही थान से सिला ली। हम भी समझ रहे थे यार ये गरीब है। देश को अगर आज भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही है तो याद रखना आपका अन्ना आंदोलन, जो कि आप वहां पे क्या करते थे, भारत माता की जय, बाहर वही, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। आपने जो कहा होता, याद रखना मेरी बात को, मैं बुराई नहीं कर रहा, आपके नेता ने तन कुछ कहा होता, उसी पे चलते तो बात ही कुछ और होती। आप लोगों ने कहा कुछ, कर दिया कुछ। क्या जरूरत थी आप लोगों को महल बनाने की यार? नींद तो, काम करने वाले को नींद पत्थर के ऊपर भी आ जाती है, क्या जरूरत थी भाई? फिर आप कहते हो दूसरा बेईमान। बताइए, आपने ऐसी बात कह दी कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। भारद्वाज जी, अच्छा नहीं लगता इसको अभी मेरे चुप होने के बाद वापिस लेना। लोग सुनते हैं, लोग इस चैनल को देख रहे हैं, लोग सोचेंगे क्या क्या दिवालियापन आ गया भाई अरे आम आदमी पार्टी में। आपको पता होना चाहिए ना, आपके नेता जेल चले गए यार, गजब वाली बातें करते हो आप, और आप लोग शर्म नहीं खा रहे हो। पहले कहावत क्या क्या वीडियो नहीं चले आपके, मैंने कभी नहीं कहा ना। आप क्या चाह रहे हो ये बोलो पहले। आप मुझे गाली देके कभी अच्छे नहीं बन सकते, मैं अमित तिवारी जी को गाली देके कभी नहीं अच्छा हो सकता। हमें एक दूसरे को कहना नहीं है, हमें पार्टी का बात कहना चाहिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं आपसे कि जिस तरह मनसा वाचा कर्मणा पे समंजस है आप लोगों पे। जी ठीक है, जल्दी धनेंद्र जी। हाँ, करा था आपने, करा था, वैगन आर पे चलूंगा, चले थे, गनर नहीं लूंगा, चले थे, औरतों का सम्मान करूंगा, सम्मान किया। आप क्यों जी ठीक है, नेता का ही कहते धनेंद्र थे, जी, हमारी वजह से कांग्रेस हारी। आप पता है आपके केजरीवाल साहब जेल से बाहर क्यों आए थे? आते सड़ जाते सड़। चुप कराएंगे आप? ये धन्य करो, नहीं चुप नहीं होते। भाई आपके सेटिंग वाले, आपने सेटिंग करा था, आपने अलायंस किया था, आप ही रिक्वेस्ट कर लीजिए, मेरे तो मान नहीं रहे। शर्मा जी, आज शर्मा जी ने रौद्र रूप अख्तियार कर दिया भाई साहब। विवेक जी, एक एक करके धनेंद्र जी, मैं समझ गया। मैं शर्मा जी से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं शर्मा जी कि आप कृपया शांत हो जाएं की शालीनता, और धनेंद्र जी आप अपनी बात रखें। शालीनता और प्रोटोकॉल मेंटेन रहेगा तो ठीक है। जी नहीं, ठीक बात। मैंने सुना है अब राज शर्मा जी के, देखिए आप सभी मेरे से सीनियर शर्मा जी के अंदर थोड़ी हैं, मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन कर सकता हूं। इन्होंने जो जी बातें, धनेंद्र जी आपका जवाब। इन्होंने जो बातें कही मैंने सुनी। हाँ ठीक, मैं फिर वही कह रहा हूं, हमारा सीधा सीधा इल्जाम है कि राहुल गांधी और कांग्रेस में दम नहीं है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से लड़ने का। देश में अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, अरविंद केजरीवाल लड़ सकते हैं। हमने लड़ाई लड़ी है, इसीलिए हमारे लोगों को जेल भेजा है। जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी वो तो जेल से बाहर है भाई। नेशनल हेराल्ड तो ओपन एंड शट केस था। नेशनल हेराल्ड में आज तक राहुल गांधी जेल नहीं गए, आज तक सोनिया गांधी जेल नहीं गई, ऑस्कर फर्नांडिस तो इस दुनिया से चले गए, मोतीलाल वोरा तो इस दुनिया से चले गए, रॉबर्ट वाड्रा का तो हम थोड़ी कहते थे, मोदी जी कहते थे कि जीजा जी को उठा के जेल करूंगा। मोदी जी ने आज तक क्यों नहीं करा? जीजा जी को सम्मान तक नहीं करा। भूपेंद्र हुड्डा को कहते थे कि इसने सारी सरकारी जमीनें बेच दी, सारी रॉबर्ट वाड्रा को दे दी, भूपेंद्र हुड्डा को जेल करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा के तो केस ही खत्म कर दिए। मोदी जी कहते थे कि अशोक गहलोत ने घोटाला करा, अशोक गहलोत को जेल भेजूंगा, अशोक गहलोत के लड़के वैभव गहलोत को भेजूंगा, वैभव गहलोत नहीं गया, अशोक गहलोत नहीं गया। मोदी जी कहते थे कि शराब का घोटाला भूपेश बघेल ने कर लिया, भूपेश बघेल को भी जेल करूंगा, भूपेश बघेल जेल नहीं गए। जेल कौन गया? जेल तो हम लोग गए हैं। हमें क्यों जेल भेजा जा रहा है? क्योंकि हम नरेंद्र मोदी से हम लड़ रहे हैं, जिनकी सेटिंग हो गई कि आप हमें जेल मत भेजो, सरकारें आप बनाते रहो, विधायक हम आपको भेजते रहेंगे, सांसद भेजते रहेंगे, सरकार बनाते रहो, बस जेल मत भेजना। ना ईडी सीबीआई करते रहना, छोटा मोटा नाटक करते रहना, जेल मत भेजना। तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग है, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचार की गंगोत्री में एक साथ डुबकी लगाते, दोनों आप आज बदनाम कर रहे हैं। शर्मा जी ने कहा कि आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। धनेंद्र जी, सेटिंग तो खुलेआम आपने की थी, दिल्ली में सेटिंग का मंच सजाया आपने, दिल्ली में खुलेआम आपने लोगों को सेटिंग दिखाई और बाद में अपनी सेटिंग से आप मुकर गए। अब देखो विवेक जी फिर ये शुरू हो गए।
मेरी मेरी रिक्वेस्ट है हाँ। कि शालीनता थोड़ा सा देखो, अच्छा प्रवक्ता वो होता है जी। जो बोले भी अच्छा, सुनने का भी धैर्य हो। जी, जी। जिसमें सुनने का नहीं, नहीं, धैर्य नहीं, वो मैं अच्छा सवाल प्रवक्ता पूछ नहीं रहा हो हूं, सकता। आपने सेटिंग की बात की ना, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, सेटिंग तो पहले आपने की थी, सेटिंग की शुरुआत देखिए, आपने की, बाद में देखिए। अपने आप अपने सेटिंग से मुकर गए, दे- या ये अपने मुकरे नहीं मुझे नहीं 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 पता। नहीं, मैं हाँ। विवेक जी मैं फिर बता रहा हूं आपको कि कर्नाटक के अंदर अभी, क्योंकि कर्नाटक पे आपने डिबेट रखी, फिर मैं बता रहा हूं, मार्क माई वर्ड्स, अगले 2 महीने में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख चुकी है। यही सिद्धारमैया अपने एमएलए लेके जाएंगे, भारतीय क्या जनता झाड़ू पार्टी समझ ने लिया? मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि ऊपर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब की मोदी जी से सेटिंग हो गई है कि भाई जेल नहीं भेजना कर्नाटक से, कर्नाटक ठीक है अमित तिवारी जी, असम जल्दी से नहीं है, अमित तिवारी जी, असम अमित में तिवारी जी, बंदा है। संजय राणा जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित तिवारी जी, अमित तिवारी तो जी। विवेक भाई, आम आदमी पार्टी वाले धूर्त हैं। ये तो हमेशा एक के साथ एक लेकर ही बैठते हैं, एक के साथ एक लेकर बैठते हैं। आज भी जो ये बोल रहे हैं ना, वो एक के साथ एक लेकर ही मुझे लग रहा है कि बैठे हुए हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पहली बात, इनको ज्ञान नहीं होगा, या तो इनको निर्देश नहीं आया होगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वरना जिस पार्टी के साथ ही शालीनता बनाए रखिए। मान्यवर, जो ज्ञान दिया था आपने, वही ज्ञान मैं आपको वापस परोसता हूँ। जो ज्ञान आपने मुझे दे रहे थे, वही ज्ञान मैं आपको वापस परोस रहा हूँ। शालीनता बनाए रखिए, एक अच्छे प्रवक्ता की क्वालिटी को मेंटेन कीजिए, एक अच्छे प्रवक्ता की क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। नहीं, लेकिन ये बात जो कह रहे हैं तिवारी खनन जी, एक एक करके देखिए, ऐसे ना ये आज अब हम क्या है, थोड़ा सा डिजिटल हो गए हम लोग, क्या डिजिटली बातचीत करते हैं, आप लोग भी डिजिटली कनेक्ट हैं, तो जब आप ओवरलैप करते हैं ना, तो एक दूसरे की आवाज रुकने लगती है, फिर दोनों व्यक्तियों की आवाज नहीं आती। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम, ठीक है ओवरलैपिंग कभी कभी हो जाती है, मैं नहीं कहता डिबेट में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी बहस के बाद हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि फिर दोनों आवाजें हमें नहीं सुनाई देती या दर्शकों को नहीं सुनाई देती। तिवारी जी सवाल, जो बात घनेंद्र जी ने कहा कि आपके जो असम के सीएम हैं वो भी पूर्व के कांग्रेस के रहे, आपके जो बंगाल के सीएम है और पुदुचेरी के जो सीएम है वो भी पूर्व के कांग्रेस के रहे, तो क्या आप कर्नाटक में भी ऐसा ही करने जा रही हैं? एक इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने उठाया, इसको भी आप टच कर लीजिएगा, बाकी आपका जवाब आप दीजिए। नहीं, देखिए विवेक भाई, ये तो ऐसी कहानियां ये तो हमेशा ही बनाते हैं। इनको तो भविष्यवाणी होती है, अरविंद केजरीवाल को हर दिन सुबह सुबह 4 बजे शायद भविष्यवाणी होती है, वही आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि आज भाई साहब ईडी ने मुझे ऐसा ऐसा बताया है, ऐसा ऐसा होगा। तो ये तो इनकी आदत है, ये ड्रामा करने की तो इनका आदत है, और ये ड्रामा में तो मास्टरी किए हुए हैं। इनकी आदत है बच्चों की कसमें खाकर, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, अगले दिन पलट गए। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स करने की इनकी आदत है। ऐसी राजनीति मैंने ना कभी करी है, ना कभी देखना चाहता हूं, ना करना चाहता हूं। तो इसको आम आदमी पार्टी तो रहने दीजिए। आम आदमी पार्टी पर कोई जवाब देना समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। ना वो 3 में है, ना 13 में है, कर्नाटक में कहीं है ही नहीं, तो फिर इन पर बात क्या करनी। जो ये कहते हैं उसको धूर्तता समझकर, आम आदमी पार्टी की एक के साथ एक वाली फ्री की नीति समझकर उसको भूल जाना चाहिए। उससे बड़ी बात और कुछ नहीं कहूंगा मैं। तीसरी बात, देखिए कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज चल रही है, वो करना क्या चाहती है, हर जगह पे ये अपना एक पॉकेट बैठाना चाहती है, हर जगह पे, ताकि वो 10 जनपद से सबको कंट्रोल कर सके। यही इनका काम है। एक पार्टी, एक परिवार, एक रिमोट कंट्रोल। इसी पूरे मॉडस ऑपरेंडी से ये पूरे के पूरे जहां जहां भी इनकी राज्य है वहां पे चलाना चाहती है। हिमाचल में देखिए क्या हुआ, हिमाचल में भी इनका टसल चल ही रहा है, कर्नाटक में भी इनका टसल चल ही रहा है। और एक बात आपको बता दूं, पूरे देश में तो पेट्रोल के दाम आज बढ़े हैं विवेक भाई, हिमाचल में कई साल पहले ही बढ़ा दिए गए थे पेट्रोल के दाम। किसानों के छाती पर पैर रखकर कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल और डीजल के दाम हिमाचल में बढ़ाए थे। किस लिए बढ़ाए थे? ताकि दिल्ली के एक परिवार को, उसके लाइफस्टाइल को, उसके विदेशी खर्चों को फंड किया जा सके। अच्छा, तो ये 4 मई से पहले क्यों नहीं बढ़ाए थे और रेट? कर्नाटक में जब इनकी सरकार बनती है, 4 मई से क्यों रुक नहीं जाइए, बोल लेने दीजिए मान्यवर, बोल लेने दीजिए। और कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है, ऐसा क्या हुआ सरकार कि बनते ही इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद बढ़ाया? 1200 किसानों ने आत्महत्या किया। मैंने कभी राज शर्मा जी को उसके बारे में बोलते हुए नहीं सुना, एक दुख व्यक्त करते हुए नहीं सुना, एक आंसू का बूंद गिराते हुए नहीं सुना। भाई साहब, आपने आज क्या सुनते, आप अच्छी बातें सुनते ही नहीं हो, किसानों ने, आप अच्छी बातें सुनते ही नहीं हो तिवारी जी। इसके ये कुछ आपको बोला पता क्या नहीं। सब, आप तो सुनते हो कि मेरा नाम तिवारी सब हल्के में बात कर रहे हैं। बस का दाम बढ़ा दिया, ट्रेन का दाम बढ़ा दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, महंगाई एक विषय है, देखिए मैं इससे इनकार नहीं करता, महंगाई एक विषय है आज की तारीख में,
हर राज्य के लिए विषय है, हर नागरिक के लिए विषय है, देश में बहस का विषय एक विषय है। लेकिन अभी जो बात हो रही है, अभी अब यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं, यूपी के इलेक्शंस में फिर अखिलेश जी राहुल जी साथ नजर आएंगे, दोनों पार्टियों में बातचीत चल रही है। और फिर अगर वहां के इलेक्शन में बाय चांस विपक्ष लॉस कर गया या लूज कर गया, वो तो जनता तय करेगी, लेकिन फिर वो आपस में भिड़ेंगे। शेखर जी, देखिए, अभी इस डिबेट में मैं ये देख रहा था कि धर्मेंद्र जी जो है उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस पे कुछ आरोप लगाया, और वो आरोप, हालांकि मैं उस टाइम तक सहमत नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा राज शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता जो है अपना पूरा सेकेंड राउंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही लगा गए, जबकि डिबेट का मुद्दा जो है आज कांग्रेस का दो फाड़ था। फिर बीजेपी प्रवक्ता की बारी आई, वो भी सारा समय आम आदमी पार्टी पे लगा गए। तो अब ये कैसे ना मान लिया जाए कि ये आपस में एक मिली भगत है। डिबेट का टॉपिक सबको पता है, लेकिन सारी, चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, सारी गन्स जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ हो गई। मैं देखिए पहले भी एक बात यही कह रहा था कि इस माहौल में एक नया जो राजनीतिक दौर चला, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह एक सिंगल पॉलिटिकल लीडर वाली बात आ रही है। हाँ, तो वही राहुल जी की कमी है, वही कमी मोदी जी की है कि अपने ही नेताओं से इनको डर लग रहा है। और जो धर्मेंद्र जी बात कह रहे थे, सेकेंड राउंड में राज शर्मा जी ने प्रूव कर दी आम आदमी पार्टी पे बंदूकें, फिर बीजेपी प्रवक्ता ने भी आम आदमी पार्टी पे। तो ये डिबेट, ये कहां विपक्ष को अगर कांग्रेस को दिशा दिखाना चाहता है, देखिए अभी रुक जाइए, सब्र करिए, आपके पास सत्ता है, कम से कम 1 साल और है, अभी सब्र करिए। समय तो मान तो सकता हूं मान्यवर, इनके पास समय तो अपना मान कोई सकता जवाब हूं। नहीं। ये समय तो मान ये सकता हूं वही मैं। है, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बुकलेट निकाली थी। आप ये बताइए कि जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे शुभेंदु अधिकारी कैमरे पे नजर आ रहा है चोर है, वो तब सच बोल रहे थे या सच बोल रहे हैं? वो तब सच बोल रहे थे जब अजीत पवार को चक्की पीसिंग बता रहे थे, या आज सच बोल रहे हैं? वो तब सच बोल रहे थे जब शारदा स्कैम में हेमंत बिश्व शर्मा को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। आपके पास नेताओं का अकाल है क्या? आपने क्यों वसुंधरा राजे को साइड कर दिया? शिवराज चौहान की क्या गलती थी जो आपने 3 टर्म के मुख्यमंत्री हटा दिए? क्या गलती थी रमन शर्मा की? आप बड़ी जल्दी जो है, अभी आपसे सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास नरेंद्र मोदी कब झूठ बोल रहे थे? ये चुनाव में हर बार रॉबर्ट वाड्रा के लिए बुकलेट निकाली थी, नहीं निकाली थी 2014 में? तब आप भाजपा में थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री इंडिविजुअल स्तर पर जिसके पास सारी जानकारियां आरोप लगाता है, फिर उनको मुख्यमंत्री बना देता है। जो आपकी पार्टी ना ज्वाइन करे आप उसको जेल भेज देते हैं। हेमंत सोरेन को आपने भेजा, क्या हुआ? बरी हो गए ना एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को। उस टाइम शर्म नहीं आई जब आपने अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा, डिप्टी सीएम जेल भेजा, राज्यसभा सांसद जेल भेजा, सारे बरी होकर आ गए, शर्म नहीं आई? अब आप कहते नहीं मामला पेंडिंग है, अभी तक वो कहीं भी आरोपी नहीं है। और ऐसे आपने सरकारें जो बदली हैं, आज जो आपकी जीत है वो वोटरों द्वारा चुने गए नहीं है, वो सरकार ने चुना है कि कौन से वोटरों ने सरकार बनानी है। तो सरकार के चुने हुए वोटर्स है, ये देश अब ये देख रहा है। और इसी वजह से ये जो कॉकरोच वाला आंदोलन शुरू हुआ, आज आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में जब करोड़ों लोग 4-5 दिन के अंदर आपने इस बात पर प्रकाश असंतोष डाला कि में दिया। बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, जो भी आपके दावे हैं आपके हिसाब से, मैं उस पर नहीं जा रहा। आपने ये नहीं बताया कि विपक्ष कहां पर लूज कर गया या विपक्ष कहां पर इस गेम में पीछे रह गया। भाई अगर कहानी परसेप्शन की है, एजेंडा की है, देखिए विपक्ष जो है वो अगर क्यों जो इतना मुस्कुरा अगर रहे हैं, कहानी, क्या गम है जो इसको छुपा रहे हैं? अगर शेखर जी, क्या देखिए, गम है, देखिए, क्या कहानी है जो छुपा रहे हैं? सियासत की है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां, और कौन सी पॉलिटिकल, इसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टियां जो कांग्रेस से निकली हैं। मुझे एक लाइन का जवाब देंगे। हाँ, एक बात चल रही थी कि इसी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने सेटिंग करी। आज का ही आप व्यवहार देख लीजिए कि वो सेटिंग क्यों टूटी। क्योंकि जब आपको भाजपा का जवाब देना था, सवाल आपके ऊपर था, आप आम आदमी पार्टी के ऊपर बंदूकें तान के खड़े हो गए, और भाजपा भी बड़ी कंफर्टेबली कांग्रेस को पीछे छोड़ के आम आदमी पार्टी पे बंदूकें तान के खड़े हो गए। ये देश की ये आज की जो डिबेट है, इस डिबेट में नहीं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? नहीं, ऐसा हुआ क्यों? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या स्वार्थ की कहानी, कुर्सी की कहानी, पैसे का लालच,
सत्ता का लोभ क्या है इसके पीछे? संजय राणा जी इसके को पीछे के देख पृष्ठभूमि में भी तो शेखर जाना भाई होगा। मैं आ रहा हूं शर्मा जी आपके पास। संजय राणा जी से इसका जवाब चाहूंगा। संजय राणा जी, शेखर जी कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद कौन बीजेपी में नेतृत्व संकट वहां पर भी आने वाला है। देखिए विवेक भाई, मैं शेखर जी को बड़ा ध्यान पूर्वक सुन रहा था और ये बार बार मोदी जी पे टारगेट कर रहे थे। देखिए मोदी जी कमजोर है, मोदी जी लाचार है, मोदी जी बात नहीं कर पा रहे हैं, भूल जाइए ना। आपके बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। देश की जनता उनकी बातें सुन रही है। वो तो देश है। की जनता देखिए बीच में जवानी नहीं, खुलती बीच में नहीं, उनकी प्रेस ना ना कॉन्फ्रेंस शेखर करे। जी बीच में नहीं, बीच में जंप मत करो। मैं बीच में बात नहीं करता किसी के। शांतिपूर्वक सुनिए। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, शांतिपूर्वक सुनिए। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, शांतिपूर्वक सुनिए। देखिए सिंपल सी बात है कि कोई मोदी एहसान जी की नहीं बात है। सब सुन रहे हैं। अरे भैया काहे बीच में बोल रहे हैं? अरे भाई साहब, ये तो राणा जी आप भी अपना बीपी बहुत बढ़ाते हैं। आप जवाब दे नहीं दीजिए बीपी ना। नहीं बढ़ा रहे हैं हमें। देखिए मैं ना सिंपल सा विवेक भाई, मैं किसी के बीच में हाँ उछलता ठीक बात है, नहीं वो हूं। आपकी बात और कोई प्रासंगिक है, उछलेगा लेकिन तो बहस उछाल में उछाल कई के बार बाहर आदमी कर बीच देता में हूं। टोक देता है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। हाँ, ठीक। हाँ ठीक। सिंपल सी बात है, हमारा सिंपल सी बात है। मोदी जी की बात नहीं सुन रहा, मोदी जी कमजोर है, मोदी जी डर गए। भैया आप काहे परेशान हो रहे हो? देश की जनता तो सुन रही है। देश की जनता उनको वोट दे रही है। देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दी है। और मोदी जी के बाद क्यों? अरे बात उनके बाद क्या? अरे भैया अपने बारे में सोचो। तुम्हारे अभी अभी क्या आपका अपनी नैया पार नहीं लग रही है आपके सिनेरियो में। मोदी जी के बाद की चिंता कर रहे हैं। मोदी जी के बाद हो सकता है योगी जी आ जाए। उसके बाद मोदी जी के बाद हो सकता है हेमंत सोरेन, सॉरी हेमंत विश्व शर्मा जी आ जाए। मोदी जी के बाद हो सकता है देवेंद्र फडणवीस साहब आ जाए। मोदी जी के बाद हो सकता है अमित शाह साहब आ जाए। अरे भैया उनके पास फहरिस्त है, वो डिसाइड करेंगे। ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ आपको ज्ञान नहीं देना चाहिए। दूसरा इन्होंने एक बात बोली कि जो राहुल गांधी जी की वजह से या कांग्रेस की वजह से विपक्ष कमजोर हो रहा। अरे मान्यवर, पूरे अगर देश में जो छत्रप बने यानी रीजनल पार्टी जो बनी है, वो वोट किसका है? वो तो कांग्रेस के कमजोर होने से बनी है। अगर कांग्रेस कमजोर ना होती तो कभी बनती नहीं। विपक्ष तो है ही नहीं। कांग्रेस कमजोर है इसलिए छोटी छोटी रीजनल पार्टी बनी है। और एक बात मैं ज्ञानंद जी से बिल्कुल सहमत हूं, अगर कोई व्यक्ति उनको टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को, वो दे सकते थे आज से 10 साल पहले, तो वो थे केजरीवाल साहब। लेकिन उन्होंने भी अपनी नैया डुबो ली है। सिंपल सी बात है कि भाई आपको राजनीति करनी है तो ठीक है। राजनीति में राज शर्मा, अमित तिवारी, राज शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। जल्दी 10 सेकंड छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं। राज शर्मा जी छोटा रिएक्शन। मैं चाहता हूं ना, जैसे शेखर भाई ने कहते ही अनबायस होके कह रहे थे, और लेकिन संजय राणा भाई भी मुझे लगा एक के संग एक फ्री वाली में मामला होगा। ये अनबायस कभी हो नहीं सकते। संजय राणा भाई मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। और एक बता दूं, आप डिबेट में किसी दिन हमारे ऊपर पड़ जाओगे, आप कर लेते हो बीपी हाई। भैया मैं चाह रहा हूं बीपी हाई नहीं करना है। अरे क्या मिलेगा? अरे आपको 1600 रुपए भी नहीं मिलेंगे। आप सोचो, एक और बात, कुछ नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आप जैसे बहुत विश्लेषक हैं जो तारीफ करते हो नेताओं के संग मिलके। जल्दी से अमित तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई संजय राणा तक। अमित तिवारी जल्दी से 10 सेकंड। देखिए विवेक भाई, किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपके पक्ष में बात करने लगे या सच बोलने लगे तो उसको तुरंत तगमा दे दिया था कि ये गोदी मीडिया है, ये पक्षपाती है वगैरह वगैरह, कब कौन सी पार्टी में जाना है, ये राज शर्मा भविष्यवाणी करने लगते हैं, आम आदमी पार्टी करने लगती है। देखिए अभी जो शेखर जी ने कहा जिस तरीके से कि इनकी साठगांठ है, तो क्या इनकी भी साठगांठ है आम आदमी पार्टी के साथ? इनको बताना चाहिए ना, खुलकर बात करनी चाहिए कि क्या साठगांठ है आपकी। आज चर्चा हो रही है कर्नाटक में, चर्चा हो रही है नेतृत्व पे, कर्नाटक के नेतृत्व पे आप बात कर रहे हैं मोदी जी पर। तो जो चर्चा है क्या कर्नाटक के कलह में कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप लोग? देखिए कर्नाटक में जो जनादेश है हमारे पास तो है नहीं, हमें तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। तो वहां पर क्या कांग्रेस पार्टी के पास जनादेश है? और जहां पर प्रेसिडेंट का नहीं सुना जा रहा है वहां पर जनता की क्या सुनी जाएगी? नेशनल प्रेसिडेंट इनकी कांग्रेस पार्टी के, उनका कोई सुन नहीं रहा है, उनकी कोई मान नहीं रहा है, उनका जनादेश के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, लेकिन कर्नाटक के इस कलह के चैप्टर से क्या इसका असर यूपी तक भी आएगा, क्या बाकी प्रदेशों में भी जाएगा, देखने वाली बात होगी। माफी चाहूंगा मेहमानों से, समय सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।